Hello students, in this topic we will read about rotational motion of class 10th physics ICSE. ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ. सपोज आई हैव दिस राउंडर विथ मी. ठीक है, अगर मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, सिंपल ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा? इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. इसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा. बट सपोज मैंने इसका एक एंड फिक्स कर दिया यहाँ पे. अब मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा? व्हेन आई एम अप्लाइंग अ फोर्स सिर्फ क्योंकि इसका एक एंड फिक्स है. अच्छा, फिक्स एंड को अपन क्या बोलते हैं? पिवटेड, है ना. इट इज़ पिवटेड. ये वर्ड आपको आपकी बुक में कई बार मिलेगा. नाउ द फिक्स एंड इज पिवटेड. नाउ इफ आई अप्लाई फोर्स व्हाट विल हैपन? क्या ये आगे जाएगा? नहीं, ये ऐसे शक्तिमान शक्तिमान ऐसा गोल गोल घूमेगा. तो ये होता है रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन कब पॉसिबल है? इफ़ यू आर फिक्सिंग वन एंड ऑफ अ बॉडी और फिर आप उस पर फोर्स लगाओ तो वो सर्कुलर या रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा. ठीक है. नाउ अब बात करते हैं उस फोर्स की जो ये रोटेशनल मोशन करवाता है. अब देखो यहाँ पे उसको अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और उसका दूसरा नाम है टॉर्क. अब मैंने जो फोर्स लगाया यहाँ पे, ये फोर्स क्या करवा रहा है? रोटेशनल मोशन करवा रहा है. तो आप ये कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस. उसके एक्सिस के अराउंड या जहाँ पे वो पिवटेड है उस फिक्स पॉइंट के अराउंड. तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क करता क्या है? ये क्या करता है? ये रोटेशनल मोशन करवाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अबाउट द एक्सिस जहाँ पर वो पिवटेड है. अच्छा, अब बात आई कि भाई ये मोमेंट ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करता है. तो देखो यहाँ पे जस्ट सपोज ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ठीक, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पिवटेड है पॉइंट ऊपर. अब मैंने इस पर ऐसे फोर्स लगाया तो ये ऐसा ऐसा घूमेगा गोल गोल, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. तो अभी जो मोमेंट ऑफ फोर्स की अपन बात कर रहे हैं, जो रोटेशनल मोशन करवा रहा है, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है. पहला फैक्टर है कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो. ऑब्वियस है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ज़्यादा तेज़ रोटेशन होगा, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी. वो अपन पढ़ेंगे आगे अभी, है ना. और अगर कम फोर्स अप्लाई करोगे तो कम होगा. सेकेंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मैं पहले एग्जांपल आपको देता हूँ. आपके घर के दरवाजे आपने देखे हैं. यहाँ ऐसे मान लो ये आपका दरवाज़ा है. ठीक है, यहाँ पे हिंज होता है ना, फिक्स होता है आपका दरवाज़ा. यहाँ पे जो नॉब होता है डोर का खोलने वाला, वो आप देखना हमेशा एकदम किनारे होता है. कभी भी ऐसा नहीं कि बीच में दे देगा या यहाँ दे देगा. यहाँ देगा तो आप खोल ही नहीं पाओगे दरवाज़ा. अगर यहाँ हिंज पे नॉब दे दिया तो आप कितना भी ग्रेटर फोर्स अप्लाई कर लो, यू कैन नॉट ओपन द डोर. तो जो नॉब होता है, इट इज ऑलवेज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है. पहला हो गया फोर्स अप्लाइड एंड सेकेंड फैक्टर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों फैक्टर पे मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क डिपेंड करता है. ठीक, तो फाइनली टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक सिंबल टाउ. इसको टाउ कहते हैं, टाउ नहीं टाउ. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है फाइनली? एफ, मान लो ये डिस्टेंस डी है, मल्टीप्लाइड बाय डी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क. तो आपने एक सिंपल चीज़ देखी होगी, जैसे वो देखा है पानी, देखे आपने पानी जिससे स्क्रू खोलते हैं, पाना जो होता है ना, ऐसे फंसा कि ये पानी का ये माउथ होता है ऐसा, और ये उसका हैंडल होता है. तो अगर आपको छोटा सा कोई पेच खोलना है या स्क्रू खोलना है तो पानी का साइज़ छोटा होता है. फिर आप देखो जो ट्रक के जो टायर के जो स्क्रूज खोलते हैं उनके पाने का साइज़ बहुत बड़ा होता है. क्यों होता है? क्योंकि जैसे ये आर्म का लेंथ बढ़ जाएगा
टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा और ईजिली आप मतलब बिना ज़्यादा फोर्स लगाए आप ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करोगे और उससे आप किसी भी स्क्रू को खोल सकते हो। ठीक है, और एक एग्जांपल है, वो देखा है हैंड ग्राइंडर, चक्की, हाथ वाली चक्की मेरे घर में रखी हुई है। उसमें जो हैंडल होता है जिससे अपन रोटेट करते हैं वो हमेशा एकदम किनारे पे दिया रहता है। किनारे पे क्यों दिया रहता है, फिर से वही चीज़, ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम हो जाएगा तो आपको मिनिमम फोर्स लगेगा चक्की को गोल गोल घुमाने में। अगर मान लो यहाँ कहीं बीच में दे दिया होता तो डिस्टेंस कम हो जाता, डिस्टेंस कम होता तो टॉर्क कम हो जाता। तो आपको ज़्यादा घुमा तो लेते, ऐसा नहीं घुमा लेते, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। सो ये सारे एग्जाम्पल हैं रोटेशनल मोशन के और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो अब देखो मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करना है ना, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट multiplied by the perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation। किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, आई होप इतना क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट चीज आई कि भैया इसकी यूनिट क्या होती है, टॉर्क की या मोमेंट ऑफ फोर्स की। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर। फिर किसी ने कहा इसकी सीजीएस यूनिट बताओ, तो वो क्या हो जाएगी, डायन सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। फिर किसी ने कहा कि मान लो फोर्स तो मैंने ग्रेविटेशनल यूनिट में मेजर किया है। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, किलोग्राम फोर्स। तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम फोर्स इनटू मीटर। और ग्रेविटेशनल यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। इन सबको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देख लो, यहाँ पे बहुत इजी है। ये साउंड कितना इरिटेटिंग लगता है नहीं, बोर्ड को मिटाने का, आई डोंट लाइक इट, इट बजेज माई ईयर। सी, मैंने कहा न्यूटन मीटर। अब 1 न्यूटन कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डायन, है ना। सखी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते हैं। और 1 मीटर कितना होता है, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन मीटर हो गया 10 टू द पावर 7 डायन सेंटीमीटर। तो मान लो कभी मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, सॉरी इसको मैं रख दूँ, कभी मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क न्यूटन मीटर में दिया है, बोला कि डायन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो सीधे 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर मान लो किलोग्राम फोर्स में दिया है 1 kgf, किलोग्राम फोर्स मीटर। मान लो इसको पहले बोला कि न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करो। अच्छा, अब सब ये ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स किलोग्राम फोर्स है और 1 किलोग्राम फोर्स कितना होता है, 9.8 न्यूटन। कितना होता है, 1 किलोग्राम फोर्स इज 9.8 न्यूटन। और मीटर तो मीटर है, तो न्यूटन मीटर में इसका कन्वर्जन इतना हो जाएगा। ठीक, फिर अब किसी ने कह दिया कि इसको डाइन में करो, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 7 पुट कर दो तो डाइन में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब किसी ने कहा कि भैया मेरे इसको डायन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक, तो देखो 1 ग्राम फोर्स कितना होता है, 980 डायन सेंटीमीटर। तो ये 4 चीज़ें आप याद रखो तो आपको इजीली बन जाएगा। ठीक, अच्छा, अब अगर मोमेंट्स की बात करें, फर्दर अपन जाते हैं थोड़ा मोमेंट्स के अंदर, है ना। प्यारे प्यारे मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मोमेंट आते हैं, ये भी आप मोमेंट देख लो। अगर आप मोमेंट्स की बात करो तो 2 प्रकार के मोमेंट होते हैं, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और एक होता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, घड़ी के जस्ट अपोजिट, और क्लॉकवाइज मतलब जिस तरह से घड़ी चलती है।
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को अपन पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान देना ये चीज़। कई लोग एंटी नेगेटिव लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को अपन पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज मूवमेंट को अपन नेगेटिव लेते हैं। अब क्वेश्चन आया कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका बहुत सिंपल है, सबने वो देखिए स्टीयरिंग का व्हील गाड़ी का, स्टीयरिंग देखिए गाड़ी की, मान लो ये स्टीयरिंग है, ठीक है, दिस इज द स्टीयरिंग ऑफ अ कार। अब अपन ये पढ़ रहे हैं कि भैया अपन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला सबसे इजी तरीका है बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या? बाय चेंजिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखो मान लो मैं कार चला रहा हूं, मैंने फोर्स यहां लगाया, ये फोर्स लगाया नीचे, तो ये किधर घूमेगा? इधर लगाया तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। फिर मैंने दूसरे केस में डायरेक्शन चेंज नहीं किया, ध्यान देना, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया, मैंने फोर्स यहां लगा दिया, ऐसा टेंजेंशियल फोर्स। तो अब ये किधर घूमेगा? अब ऐसे घूमेगा, मतलब इस तरफ। तो अब ये क्या हो गया? ये एंटी है और ये क्लॉक है। तो मैंने फोर्स का डायरेक्शन तो वही रखा, दोनों इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक फोर्स नीचे लग रहा था और एक फोर्स ऊपर लग रहा है। तो जो नीचे लग रहा है उससे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो ऊपर लग रहा है उससे क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज बाय चेंजिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका है बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो बहुत ईजी है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पिवटेड है, ये ऐसा है, मैंने फोर्स नीचे से लगाया तो ये ऐसा घूमा एंटी क्लॉकवाइज, और फिर मैंने फोर्स उल्टा लगा दिया तो ये घूम जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दीज आर द टू मेथड्स बाय विच you can convert anti-clockwise to clockwise or clockwise to anti-clockwise. First is by changing point of application of force, second is by changing direction of force. ठीक है, I hope this much is clear to you. Now we will look into the condition for maximum torque or moment of force and condition for minimum torque or moment of force. ठीक है, देखो यहाँ पे जो टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? मान लो डिस्टेंस r है, r f साइन थीटा, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। जहां पर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और जो भी उसके बीच डिस्टेंस है ना। देखो हर बार ज़रूरी नहीं है कि मैं फोर्स को एकदम मतलब परपेंडिकुलर या पैरेलल एक्सिस पे ही लगाऊं, मैं टेढ़ा मेढ़ा भी लगा सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कि हर बार एकदम ऐसे ही लगाते हैं, तो एंगल वैरी कर सकता है। तो थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन दिस डिस्टेंस एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, बट हर बार ऐसा नहीं होता, तो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक, सबसे पहले मिनिमम के लिए निकालते हैं। मिनिमम या जीरो मान लो। देखो यहाँ पे सपोज ये लाइन ऑफ एक्शन है बॉडी का, ठीक, जैसे ये था, कहाँ गया प्रकार, कहीं मैंने रख दिया, हाँ ये, ठीक, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द फोर्स। ठीक, अब देखो ये डिस्टेंस r है और फोर्स मैंने ऐसा, मतलब मैंने सपोज पीछे से फोर्स लगाया, तो अभी ये जो दोनों का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। बट हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं इसको हल्का टेढ़ा भी लगा सकता हूँ, मैं हल्का इंक्लाइंड ऐसा भी लगा सकता हूँ, तो एंगल वैरी कर सकता है, कहने का मतलब ये है। तो पहले अपन मिनिमम की बात करते हैं। अच्छा, अब मिनिमम कब होगा? जब साइन की वैल्यू मिनिमम होगी। साइन की भी मिनिमम वैल्यू अपन कितनी लेते हैं? 0। साइन 0 कब होता है? 0 डिग्री पे, है ना, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री मतलब मैं
इसी ये जो इसका मतलब परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आ रहा है या जो डिस्टेंस है, मैं उसी एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लगाना चालू कर दूं। मतलब अगर ये बॉडी यहाँ पिवटेड है तो मैं ऐसे फोर्स लगाना चालू कर दूं, एकदम इस पर हिट करूं एक्सिस पे, तब कोई भी टॉर्क या रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर थीटा ज़ीरो हो गया, थीटा ज़ीरो हो गया मतलब जो फोर्स है, मान लो ये आर है, तो फोर्स भी इसी ही डायरेक्शन में लग रहा है, तभी ना थीटा ज़ीरो होगा। तो उस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो या मिनिमम। ठीक, अब मैक्सिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? 90 डिग्री पे। और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। दैट इज दिस कंडीशन। अब यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड फोर्स। ये परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसा लगे फोर्स, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उस केस में आपका टॉर्क होगा मैक्सिमम। तो ये एक नंबर का सवाल आता है, मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। तो मिनिमम 0 हो गया, मैक्सिमम एफ इंटू आर या एफ इंटू डी, आपको जो लेना है। आपकी बुक में शायद डी दिया है, तो डिस्टेंस आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कपल, ठीक है। अभी अपन ने टॉर्क देखा। टॉर्क में क्या होता है, मान लो ये नट एक, ठीक, इस नट पे एक आपकी प्लास या व्रेंच है, वो फोर्स लगा रही है, ठीक। मैंने फोर्स इस तरफ लगाया। अब ध्यान देना, जब भी रोटेशनल मोशन होता है तो सिंगल फोर्स कभी भी रोटेशनल मोशन शो नहीं करता या नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक्चुअली दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स जो मैंने लगाया इसको ऐसा एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए, दूसरा फोर्स एक रिएक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है? रिएक्शन फोर्स। वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? पॉइंट ऑफ पिवट पे, या जो फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और वो इस फोर्स के जस्ट अपोजिट लगता है। भाई ऑब्वियसली रिएक्शन जस्ट अपोजिट लगेगा। अगर ये इसको इधर घुमाना चाह रहा है तो ये क्या चाहेगा कि मैं इधर ही रहूं, तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो टॉर्क में ये दोनों फोर्स विजिबल नहीं होते हैं, एक ही फोर्स विजिबल होता है, बट हमेशा दो फोर्स होते हैं जो रोटेशनल मोशन करवाते हैं। वही चीज़ जब दोनों फोर्स विजिबल हो जाएं तो वही चीज़ हो जाती है कपल, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। सी, ये एक बुक है, ठीक। मैंने इस बुक को ऐसे पकड़ लिया। अब मुझे इस बुक को रोटेट करना है, तो मैं कैसे रोटेट करूँगा? सपोज मेरे को इसको ऐसा, ये क्या हो गया? ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। या सपोज मेरे को इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ये बुक के दो डिफरेंट पार्ट हैं, ठीक। ये वाला जो मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। राइट पार्ट से मैं फोर्स को आगे लगाऊंगा और लेफ्ट पार्ट से मैं फोर्स को पीछे लगाऊंगा। तो क्या हो रहा है? देयर आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ बॉडी, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी अलग है। ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस अ कपल। और कपल क्या करवाता है? रोटेटरी मोशन करवाता है, टॉर्क भी करवाता है। लेकिन टॉर्क में सॉरी एक फोर्स छुप जाता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना भाई। तो टॉर्क जनरली पिवटेड फॉर्म में लगता है, ये फ्री वाले फॉर्म में हो गया कि भाई किताब फ्री है, मैंने इसको दोनों साइड से फोर्स ला के रोटेट कर दिया, ठीक। तो दिस इज अ कपल। व्हाट इज कपल? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसिंग रोटेटरी मोशन, ठीक। अब बात आई कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक लंबी सी स्केल है या कुछ भी है, ये यहाँ मिडल में पिवटेड है। एक फोर्स मैंने लगाया ऊपर की तरफ, दूसरा फोर्स मैंने लगाया नीचे की तरफ, जस्ट वो जो मैंने बुक का एग्जांपल दिया उसकी तरफ। ये सेंटर O है, मान लो ये डिस्टेंस D है
और ये डिस्टेंस भी d है, ठीक। या फिर ऐसा मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोमेंट ऑफ कपल। अब देखो यहाँ पे ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? क्लॉकवाइज, ठीक। तो जो टोटल मोमेंट है, कभी भी अगर आपको टोटल मोमेंट निकालना है किसी बॉडी का, तो इट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक। अब एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, फिर वही मैं बता रहा, टॉर्क का फॉर्मूला आपको पुट करना है। टॉर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं कितना लूँगा? ये हो जाएगा F इंटू OB प्लस एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज की बात करें, ये कितना हो जाएगा? F इंटू OA। F कॉमन ले लो, क्या बचा? OB प्लस OA, और OB प्लस OA कितना होता है? दिस इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस AB। तो कपल का एक सिंपल फॉर्मूला क्या आ गया? द फॉर्मूला ऑफ कपल, एक और डेफिनेशन हो गई, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, आइदर क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर्म ऑफ द कपल। ये कपल का आर्म है AB, इसकी पूरी लेंथ है ना। जैसे ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया, ये कुछ पार्ट इधर है, कुछ पार्ट इधर है। तो मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर्म ऑफ द कपल। तो आप इससे भी निकाल सकते हो और आप इससे भी निकाल सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। फिर से, कपल जो है उसकी यूनिट सेम होगी एज दैट ऑफ टॉर्क। ओके, तो कोई अंतर नहीं है, बस एक ये इसमें क्या है, इसमें दोनों फोर्सेस विजिबल हैं। टॉर्क में एक फोर्स छुपा रहता है, कपल में दोनों विजिबल हो जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अब इक्विलिब्रियम मतलब होता है स्टेबिलिटी। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहे, उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, या उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, या उसका डायरेक्शन चेंज ना हो। नाउ इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू टाइप। नंबर वन इज स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रेस्ट होता है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब कि अगर एक बॉडी पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं तो उन फोर्सेस के लगने के बावजूद वो बॉडी कैसी रह जाए, वो रेस्ट पर है और रेस्ट पर ही रह जाए, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सबसे सिंपल एग्जांपल है, मैंने एक बुक रखा है टेबल पे, क्या हो रहा है? वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, बोथ द फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया, और आपका बुक रेस्ट पर था और रेस्ट पर ही रहेगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। ठीक, दूसरा जो अपने को पढ़ना है इक्विलिब्रियम, वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, डायनेमिक मतलब इन मोशन। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब इफ द बॉडी वाज इन यूनिफॉर्म मोशन विथ सम सर्टेन वेलोसिटी, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ n नंबर ऑफ फोर्सेस इट शुड मूव विद द सेम वेलोसिटी एंड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब उसके मोशन में कोई भी चेंज ना आए, ना वो एक्सेलरेट हो, ना वो डी एक्सेलरेट हो, ना वो अपना डायरेक्शन चेंज करे। सिंपल एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, जब एक रेन ड्रॉप गिरती है, मैंने रेन ड्रॉप इज फॉलिंग, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती है, आपने नहीं पढ़ा होगा शायद, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए सिंपल ऐसे देख लो कि जब वो गिरती है तो एक समय ऐसा आता है कि जब रेन ड्रॉप का जो वेट है, वेट वो दो फोर्सेस की इक्वल होता है। कौन कौन से फोर्स? पहला बायोंट फोर्स अप्लाइड बाय एयर, ठीक, और एक और फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, एयर रेजिस्टेंस। एक समय ऐसा आता है कि जो उसका वेट है वो इन दोनों फोर्सेस के इक्वल हो जाता है। अब दोनों फोर्स की इक्वल हो गया तो इस पे नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। बट ये तो मोशन में है,
तो जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रही थी जब ये कंडीशन आई, तो अब ये रेन ड्रॉप उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, बट इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। ठीक, तो दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। अगर मान लो ट्रांसलेटरी मोशन है तो उसके लिए तो मैंने कह दिया नेट फोर्स इज 0, बट अगर मोशन रोटेटरी है, कैसा है, रोटेटरी, तो रोटेटरी मोशन के लिए जो कंडीशन है वो कहता है कि सम ऑफ द मोमेंट दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होने चाहिए। कैसे, यहाँ पे अपन देख लेते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से, इसको मैं मिटा लूँ। So I have told you that for equilibrium sum of anti-clockwise movement should be equal to sum of clockwise movement, और इसी को अपन बोलते हैं principle of moment। तो definition आ गया, what is principle of moment? It states that for a body to be in equilibrium sum of anti-clockwise movement should be equal to sum of clockwise movement। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। This is a rod pivoted at end O। इसका अपन रॉड को मासलेस मान लेते हैं। ठीक है, इस पर एक वेट लगा है W1, यहाँ पर एक वेट लगा है W2। W1 विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, W2 विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मोमेंट। ये जो पॉइंट ऑफ पिवटिंग है इसका यहाँ से डिस्टेंस L1 है, इसका यहाँ से डिस्टेंस L2 है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आएगा, W1 इंटू L1, और क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आएगा, W2 इंटू L2। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। कोई भी क्वेश्चन कभी आता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या कुछ है, तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन इनटू द न्यूमेरिकल्स। ठीक।